आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजरुल बारी। पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया है। यानी पहले चरण में जो 10 फरवरी को मतदान होना है, उसको लेकर के तमाम तरह की जो गहमा गहमी है वो पूरी तरह से थम चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के ठीक मतदान से पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका नाम लोक जन कल्याण संकल्प पत्र 2022 दिया गया है। अगर हम बात करें इस घोषणा पत्र की, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को लुभाने की कोशिश की है और साफ तौर पर यह कहा है कि किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे, मुफ्त बिजली दी जाएगी। लड़कियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में मुफ्त स्कूटी और स्मार्टफोन का भी वादा किया है। सुरक्षा और सिक्योरिटी को लेकर के भी कई तरह के लंबे चौड़े वादे किए गए हैं। लेकिन आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस संकल्प पत्र को लेकर के क्या कुछ लोगों की सोच है, किस तरह से राजनीतिक हलकों में इस चीज़ को लेकर के सोचा जा रहा है। हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखने और समझने वाले मोहम्मद अदीब साहब इस वक्त मौजूद हैं। अदीब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। अदीब साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि चूंकि पहले चरण के ठीक मतदान से पहले बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पूरी तवक्को उनको ये थी कि हम इसको हिंदू मुसलमान करेंगे और उनके लिए ये बिल्कुल उनका यकीन था कि हम किसी न किसी सूरत से जाट और मुसलमान में इख्तिलाफ करेंगे। इसी वजह से जिस अंदाज की तकारीरें ये अजय सिंह भिष्ट उर्फ आदित्यनाथ ये जो तकरीरें कर रहे थे या अमित शाह तकरीरें कर रहे थे, इस पे सबसे बड़ा अफसोसनाक तो यह है कि इलेक्शन कमीशन भी इस पर खामोश रहा। लेकिन इनको ये तवक्को थी कि हम कहीं ना कहीं, यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि जयंत चौधरी से कि तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं और तुम आ जाओ। तो उनको इसलिए इसका तवक्को नहीं थी कि ये बंटवारा वो करके रहेंगे। लेकिन जब उनको ये अंदाज़ा हुआ कि भाई इससे तो काम चल नहीं रहा है और ये मुसलमान और जाट जो है ये तो बिल्कुल मुत्तहिद हो गया है और इनके जाल को समझ गया है, तब उनको ज़रूरत पड़ी कि आखिरी कोशिश क्या करें। तो अब उन्होंने लुभाने के लिए ये एक वादा, जैसे वो हमेशा करते हैं, और अगर उनको इसका एहसास होता कि वो अमल करने जा रहे हैं या इनको हकीकत में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये पहले ही ले आते। लेकिन इनको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। नहीं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जुमला है? हाँ, ये जुमला इसलिए लाना पड़ा उनको मजबूरी में, क्योंकि वो पहले वो समझ रहे थे कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम तो हिंदू मुसलमान करके और जाटों को मुसलमानों से अलहदा करके हम इलेक्शन जीतेंगे, जैसा वो 3-4 इलेक्शन जीत चुके थे। तो सारी कोशिश वही थी। लेकिन मैं इस मामले पर यानी ये दोनों नौजवान लीडरों को भी, यानी अखिलेश को और जयंत चौधरी को, और बिलखुसूस मुसलमानों को, उनको भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी संजीदगी से काम लिया। क्योंकि मैं तो बहुत पहले से ये बात कहता रहा हूँ कि अब क्योंकि हमारे नाम पे इलेक्शन होता है, हम एक इलेक्शन न लड़ें तो ये सबकी औकात पता लग जाएगी। लेकिन मुसलमान तो जोश है, उसका इलेक्शन में हिस्सा लिया। लेकिन जयंत चौधरी और ये अखिलेश यादव ने मुसलमानों को खुद ही से अलग किनारे कर दिया कि भाई तू हमारे पास आना ही नहीं। और यानी मुसलमान खुद से अलग हो जाता तो शायद थोड़ी इज्जत ज़्यादा रहती, लेकिन उनको भगा दिया। उसका असर ये हुआ कि ये और मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई हम बोलेंगे नहीं, हमें टिकट नहीं दे रहे हो, न दो। नहीं, तो ये मजबूरी है या रणनीति है कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को अलग किया, या मुसलमान जो है जो उम्मीद लगाए बैठा था शायद? देखिए ऐसा है कि मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अब जो माहौल बना है, इस माहौल में मुसलमान ही इनको जिताता है।
और इसीलिए मेरा अपना ख्याल था कि जब तक कि मुस्लिम फैक्टर रहेगा बीजेपी नहीं हारेगी। नहीं, तो मसला ये तो है अब की ये हुआ कि मुस्लिम फैक्टर ही खत्म हो गया। बट ये तो डे वन से चल रहा है। जो सेकुलर पार्टियां हैं, हाँ, तमाम सेकुलर पार्टियों को कहीं ना कहीं मुसलमान हमेशा से वोट करता आया है, और इस वजह से मुसलमान खासतौर से अगर मुलायम सिंह यादव को देखा जाए, मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से जाने गए। हाँ, उनको मुल्ला मुलायम सिंह बना दिया था क्योंकि मुलायम सिंह ने मुसलमानों को काफ़ी अहमियत दी थी और काफ़ी पोस्ट उनको अलॉट की थी, टिकट भी उनको दिए थे, और उनके राइट हैंड मैन में उनके सबसे आज़म खां थे, यानी एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, जिसके बारे में ये कहा जा सकता था कि भाई मुलायम सिंह के बाद नंबर 2 वो बैठे हुए हैं। तो वो सब चीज़ें तो वहाँ से ख़त्म हो गई। लेकिन अब जो मुस्लिम फैक्टर ख़त्म हो गया, इसकी बुनियाद पर इन्होंने जब देखा कि अब इलेक्शन में कुछ रह ही नहीं गया है, तो फिर इन्होंने अब मजबूरन ला के, यानी जब आखिरी टाइम हो गया इलेक्शन की, कन्वेंसिंग ख़त्म हो गई आज, तब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो आउट किया और लुभाने की कोशिश करी है और ये जुमलेबाजी करी है। मैं समझता हूँ अब इसका कुछ असर होने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब अमित शाह साहब वेस्टर्न यूपी के दौरे पे गए, फिर योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के खासतौर से वेस्टर्न यूपी के दौरे पे गए, तो दोनों ही बड़े नेताओं ने साफ तौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति की एक कोशिश की। हालांकि आप कह रहे हैं कि अब ध्रुवीकरण उस तरह से होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये किस आधार पे? देखिए, सवाल ये कि बीजेपी का तो इलेक्शन में का जो प्लान था वो वही था कि मुसलमानों को के खिलाफ पाकिस्तान और फलाना ये सब बोलेंगे और मुसलमान हिंदू इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन कमाल ये है कि जाट इस चक्कर में आया नहीं, और इसका क्रेडिट मैं जयंत चौधरी को देना चाहता हूँ, क्योंकि जयंत चौधरी ने बिल्कुल पहले दिन से, और इसीलिए इन्होंने जयंत को ऑफ़र भी दिया और ये भी कहा कि आप इलेक्शन के बाद भी हमारे साथ जुड़ जाइए, और अगर ये हो गया और मुसलमान और हिंदू का इशू ख़त्म हुआ तो इसके असरात 24 के इलेक्शन में भी होंगे, और अगर ये कामयाबी हो जाती तो 24 का इलेक्शन भी इन्हीं के पास था। क्योंकि अब लोग समझ गए हैं, अब जिस अंदाज से कल पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट उस पर बोला है, एक शर्म आती है। और आज राज्यसभा में तो और भी लिमिट क्रॉस कर दी, ऐसा लग रहा था कि वो कोई इलेक्शन के रैली को खिताब कर रहे हैं, और बक रहे हैं, दूसरों को गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं दूसरी पार्टियों को, उनसे जवाब उनको दे रहा है कि उन्होंने क्या किया। अब लिमिट ये है कि पार्लियामेंट में ये तक बोल दें कि कोरोना जो है कांग्रेस ने फैलाया। अच्छा, एक चीज़ आपसे तो ये जानना, ऐसे लोग अब तो समझने तो लगे ही हैं लोग। एक चीज़ ये समझना आपसे चाहेंगे कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को एक तरह से इग्नोर किया, पूरे इलेक्शन को अगर हम देखें तो उसमें जो है, जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी दूरी बना रही हैं, और ख़ासतौर पे भारतीय जनता पार्टी ने तो उस पर बात ही नहीं की है। ये जो चीज़ है, असदुद्दीन ओवैसी MIM चूँकि पहली बार वहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस बड़े पैमाने पर चुनावी मैदान में, आपको लगता है कि कुछ दंड करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, आज तो मुसलमान की जो सोच है, जो उसने कलकत्ते में किया, मैं कलकत्ते गया था, मुसलमान ममता बनर्जी से बेपनाह नाराज़ भी था, लेकिन कह रहा था वोट तो देंगे क्योंकि बीजेपी को हराना है। और अगर आप मुसलमान के दिल से बात पूछिए तो अखिलेश से खुश तो नहीं है। अखिलेश ने उन मुसलमानों के साथ कुछ किया तो है नहीं। अखिलेश ने मुसलमानों को टिकट भी नहीं दिया और न वो पास बिठाला, अपने स्टेज तक पे नहीं बिठाला। लेकिन मुसलमान की एक मजबूरी ये है कि वो जाए कहाँ। उसको जब ये राय दी जाए कि तुम इलेक्शन से ही हट जाओ, अपनी इज्जत बचा लो, उसने नहीं माना। अब उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, जब इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो फिर बीजेपी की मुखालफत करनी है। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी ने समझ लिया कि ये जो कौम है ये इर्रेलेवेंट कम्युनिटी है, इसकी मजबूरी है हमें वोट देना। तो इस इलेक्शन में बीजेपी तो इंशाल्लाह हारेगी ही, और वो प्रोसेस भी कम हो जाएगा, लेकिन रेलिवेंस इस कम्युनिटी की अब किसी इलेक्शन में भी नहीं रहेगी।
इस बात से मुसलमान तैयार हो जाए। और ये खौफ मुझे बहुत ज़माने से था। इसीलिए मैं कहता था कि एक इलेक्शन में एक फैसला कर लो कि जब हमारी हैसियत नहीं है तो हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब देखिए सारा इलेक्शन जो हो रहा है, ये फलानी है, ये मौर्य है, ये कुर्मी है, ये यादव है, ये पंडित है, इसी में तो हो रही है। और अगर आप हट जाएं तो फिर गिरबान एक दूसरे का और पकड़ लेंगे। लेकिन हम ये समझने को तैयार नहीं हैं। हम हिस्सा लेते हैं और हम हर इलेक्शन में उसी आदमी को वोट देते जाएंगे जो बीजेपी को हरा सके। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि पहले फेज़ में जो मतदान होने हैं, जाहिर है कि ये वो इलाका है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर किसान आंदोलन एक तरह से ज़बरदस्त तरीके से उसका असर देखा गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी जगहों पर बीजेपी के जो नेता थे उनको उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन करने के लिए मौका नहीं मिल सका। उन्हें लोगों ने विरोध एक तरह से अपना जताया। यहाँ पर आपसे ये चीज़ समझना चाहेंगे, आपको लगता है कि किसान आंदोलन जो है कुछ इफेक्टिव नज़र आएगा इस पूरे उस पर? साहब, ये सब कुछ देन जो है वो किसान आंदोलन की है। क्योंकि आज ये जो जाट है, इसमें जो इतना इत्तेहाद पैदा हुआ है वो किसान आंदोलन से ही पैदा हुआ है। और ये दस्तूर मैंने देखा कि जब मुलायम सिंह के पास हमेशा से वेस्टर्न यूपी से इलेक्शन शुरू होता है, और पिछली बार जब मुलायम सिंह की सरकार बनी तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई थी और वो इलेक्शन ईस्टर्न यूपी से शुरू हुआ। और मुझसे खुद मुलायम सिंह ने कहा कि हमको 212 सीटों की तवक्को नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन शुरू हुआ उधर से, पूर्वांचल से, यानी मुलायम सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी से। वो जो हवा चली तो उसने वेस्ट की सीटें भी मुलायम सिंह को दिला दी थी। इससे पहले मुलायम सिंह वहाँ कुछ थे नहीं। अब जो वेस्ट में हवा चली है तो ये अब रोके नहीं रुकेगी, क्योंकि ये अल्टीमेटली उस इलाके में जा रही है जो अखिलेश यादव या मुलायम सिंह का गढ़ है। लेकिन बीजेपी इस चीज़ को समझती है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा इलाका है वो उसका वीक है, कमज़ोर है। अब देखिए, बीजेपी का जो सबसे मजबूत इलाका है वो अवध है। अवध में, क्योंकि वजह यह है कि अवध में सबसे मजबूत कांग्रेस हुआ करती थी, सबसे मजबूत कांग्रेस होती थी। कांग्रेस कमज़ोर हो गई है। ईस्टर्न यूपी में मुलायम सिंह की पार्टी के हमेशा से आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, बलिया, ये जो इलाका है, ये मंडल कमीशन के बाद ये समाजवादियों का गढ़ बन गया था या मायावती का गढ़ बना हुआ था। लेकिन वेस्टर्न यूपी में अजीत सिंह कमज़ोर हो गए थे और फिर हिंदू मुसलमान की वजह से वो बिल्कुल ही इस हालत में हुए, खुद भी हार गए। लेकिन अवध में रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, ये जो इलाका था ये कांग्रेस के पास था। अब कांग्रेस के पास कमज़ोरी हुई, लेकिन इसमें जो एक इनको डिसएडवांटेज बीजेपी को और मेरे हिसाब से मिल रहा है, ये जो प्रियंका गांधी ने ये जो लड़कियों का जो 40% दिया है, बिल्कुल, तो इससे औरतों के वोट जो कट रहे हैं। और वो वजह यह है कि औरतें इन प्रिंसिपल रिलीजियस ज़्यादा होती हैं, तो वो ज़्यादातर बीजेपी के मजहबी अकायद की वजह से उनसे ज़्यादा वोट करती हैं। तो मुझे ये लगता है कि प्रियंका गांधी की कांग्रेस जो इस वक्त की है, वो औरतों के जो वो वोट काट रही है वो बीजेपी के कट रहे हैं। ये भी एक नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। तो बीजेपी, कांग्रेस की मजबूती बीजेपी की कमजोरी है या नहीं, कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस कोई वोट, जो भी वोट काट रही है, क्योंकि कांग्रेस यकीनी तौर पर अपनी वोट शेयर उसका बढ़ने जा रहा है। वो 5 या 6 पे आ गए थे, वो 10 के ऊपर होने जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। वो जो 4-5% वोट है वो ज़्यादातर औरतों का वोट है। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने कुछ और लोगों को, ऐसी औरतों को टिकट दिया है या ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो एक्टिविस्ट हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लखनऊ में सदफ जाधव को दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने
पिछले 2 साल में एनआरसी और सीआर के खिलाफ तहरीक में पुलिस से डंडे खाए हैं, जेलों में गए। तो ऐसे लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ऐसे लोग तो ऐसे। अच्छा, बीएसपी की खामोशी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीएसपी मायावती की प्रॉब्लम यह है कि वो पावर के खिलाफ रह नहीं सकती, उनकी मजबूरी है। अब उनका कैलकुलेशन अपना यह है कि बीजेपी की जितनी सीटें कम पड़ेंगी हम अवेलेबल हैं, क्योंकि हमको महफूज रखो। क्योंकि उन्होंने अब की बहुत बड़ा प्रचार भी नहीं किए हैं। जैसे मोदी साहब अभी तक निकले नहीं हैं। शुरू में डेट आने से पहले तो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके और बसें खरीद के और जाके जलसे कर रहे थे। और बीजेपी को ये तवक्को थी कि जब मोदी आएंगे तो हवा बदल जाएगी। मोदी हवा समझ चुके हैं, तो वो अब कहीं जा ही नहीं रहे। उन्होंने वो बंद कर दिया कि भाई ये मेरे ऊपर ठिकरा क्यों पड़े तो इनके ऊपर ये जो भिष्ट साहब हैं उर्फ आदित्यनाथ, इनके ऊपर पड़े। तो ये इसलिए मोदी ने नहीं करना है। तो उन्होंने ऑलरेडी वो समझ चुके हैं। अब सिर्फ उनका कैलकुलेशन ये है कि इलेक्शन के बाद खरीदारी के लिए अब उनका दूसरा मिशन जो होगा कि कैसे खरीदा जाए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की दौलत तो उन्हीं के पास है। और इसलिए हारना तो उनका यकीनी है, लेकिन सरकार छोड़ना जो है, अगर 20-25 सीटों की आगे पीछे के मामला हुआ तो बीजेपी सरकार। आपको डर है इस बात का कि बड़े पैमाने पे खरीदो फरोख्त? जब गोवा में 2 सीटें 3 सीटें सरकार बना ली, नॉर्थ ईस्ट में बना ली, कर्नाटका में खरीद लिया, हर जगह अच्छी भली जहाँ जो सरकार होती है वो खरीद लेते हैं। और वो तो खुलेआम उन्होंने ये शाह ने तो ऑफर ही दे दिया जयंत चौधरी को कि आप इलेक्शन के बाद भी आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप तो हमारे माई बाप हैं। तो वो ओपनली अब ये जो 5-5, 6-6 पार्टियों के लोग हैं, कोई राजभर की पार्टी है, कोई निषाद की पार्टी है, कोई पटेल की पार्टी है, ये सब जो इकट्ठे हैं, इन सब की कीमतें हैं। किसी के पास 4, किसी के पास 5 आएंगी। तो ये इसलिए मार्जिन फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे, चूँकि पहले चरण का मतदान होना है, उसके बाद जो है सिलसिलेवार तमाम चरणों में मतदान होंगे जी। मुसलमानों को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुसलमान की देखिए संदेश क्या देना है। मुसलमान सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत ये है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम खुश हैं कि बीजेपी चली जाएगी। अब जिनकी पास सरकार आएगी वो मुसलमानों से कैसा ट्रीट करते हैं ये देखने की बात होगी। क्योंकि अभी इलेक्शन से पहले तो ट्रीटमेंट का ये हाल है कि अगर हमको खड़े खड़े लिंच कर दें तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती है। अगर हमसे घर में घुस के पूछा जाए कि तुम खाना क्या खा रहे हो, गोश्त कौन सा खाया है, और हमको सरेआम गिरफ्तार कर लिया जाए, हमारे उलमाओं को जेलों में डाल दिया जाए, तो कोई सेकुलर पार्टी बोलती नहीं है। सिर्फ उस वक्त तक का इंतज़ार है कि अगर इनकी सरकार आ गई तो क्या इनमें जुर्रत होगी। अगर उनमें जुर्रत होगी तब तो मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल है सियासी, नहीं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना रहे और हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद अदीब साहब, जिनका साफ तौर पे मानना यही है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है वो कहीं ना कहीं पहले और सेकंड फेज़ में ज़रूर कमज़ोर होती हुई दिख रही है। लेकिन क्या तस्वीर उभर करके सामने आएगी ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन इस वक्त जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो आज की इस खास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।